नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे सीएचएसएल मेंस 2024 के पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, आसान पेपर आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका मैथ में स्कोर कितना क्या रहा है, और सिली मिस्टेक से गलतियां भी हुई होंगी तो उनको भी मेंशन कीजिएगा जिससे आगे आप सीख सकें। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला सवाल कह रहा है, एक दूध विक्रेता के पास 75 लीटर गाय का दूध, 45 टोंड का दूध और 30 लीटर फुल क्रीम दूध है। इन्होंने अलग अलग ट्रे में एक इस प्रकार रखना चाहिए कि प्रत्येक ट्रे में समान मात्रा में दूध हो, और एक ट्रे में दो प्रकार का दूध नहीं मिलाना चाहिए। सारा दूध रखने के लिए कम से कम कितनी ट्रे की आवश्यकता होगी। देखो हमारे पास जो मिल्क है ना वो इतना है, यानी कि जो हमें ट्रे चाहिए ना वो बड़े से बड़े की साइज की चाहिए जिससे ये सारी नाप सकें, तभी तो कम से कम ट्रे आएंगी। इसका मतलब हमें इन सबका क्या लेना था, एचसीएफ लेना था। एचसीएफ ले लेते तो क्या जाता 15, तो 15 से इसमें भाग करते तो इसके लिए 5 ट्रे, इसमें 15 से भाग करते तो 3 ट्रे, इसमें से 15 से भाग करते तो 2, यानी कि 5 3 8 और 2 10 ट्रे चाहिए होगी। अगला सवाल, ये सवाल बिल्कुल आसान था। आप यहाँ पर वैल्यू पुटिंग कर देते, ए बराबर में 90 रख दो तो पहला 1 हो गया, दूसरा 0 हो गया, प्लस में ये पूरा 0 हो गया, माइनस में यहाँ पर देखेंगे ये 1 हो गया, माइनस का 0 प्लस का 1 हो गया, और कोसेक 90 यानी कि 1 हो गया। खत्म हो गया था सवाल। यानी कि यहां से देखेंगे 2 हो गया, इधर 1 माइनस का और माइनस का 2, यानी कि माइनस का 1 आंसर आ गया। कभी भी टिग्नोमेट्री हो, नंबर देखें, वैल्यू पुटिंग, खत्म। अगला सवाल, यदि किसी राशि में साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 40% की वृद्धि होती है तो समान ब्याज दर पर 4 वर्ष बाद 80,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले तो एक चीज देखो भाई, रेट कितनी हो गई भाई, 100 से 40% बढ़ रहा है, यानी कि 140। तो हम डायरेक्ट देख सकते थे 40 हमें ब्याज मिला, 4 से भाग हो रहा 10% रेट। भाई फार्मूला लगाते प्रिंसिपल वाला, कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट वाला। तो 4 इंटू में रेट बटे में 100 बराबर में 40 हो गया। तो वो देखते ही आपको समझ में आना चाहिए 10% रेट आ चुकी है। 10% मतलब 1/10 होता, 10 से 11, 3 पावर तो याद होगी आपको, तो 13 से 31, और गुणे में 11 कर देते क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। यहाँ पर 1 4 और 3 3 6 हो गया, 3 1 4 हो गया, 1 14, 641। भाई देखो यहाँ पर क्या किया, 1 लिखा, 3 1 4 लिख दिया, 3 3 6 लिख दिया, 3 1 4 लिख दिया, और यहाँ पर 1 का 1 आ गया। तो यहां से आपने डायरेक्ट देख लिया कि यहाँ पर कितना ब्याज मिला, 46 41 मिला। इसमें केवल 8 का गुणा कर दो, 8 एकम 8 हो गया, 8 चौक 32 हो गया, 8 चंग 48 और 3 51, 8 चौक 32 और 5 37 आंसर आ गया। अब यहाँ पर नहीं तो फिर क्या करते आप, 10,000 बराबर में आप लिखते 80,000, और इंटू में आप कर देते क्या 14641, तब आ जाता। और ट्री मेथड इसमें ज़्यादा आसान रहता, ट्री मेथड, क्योंकि नंबर ही इसी हिसाब से दिए गए, ट्री मेथड बहुत जल्दी निकल आता। तो आप इस तरीके से कर सकते थे जैसे भी चीजें आपको लगती हैं। ठीक है, समान विकर्णों और समान विपरीत भुजाओं वाला चतुर्भुज सदैव, यानी कि हमेशा की बात कर रहा है तो आयत होगा, क्योंकि उसी में होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर और विकर्ण डायगोनल भी बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो ये सवाल तो देखने ही में आसान था। देखो यहाँ पर कोसेक ए माइनस का 1, कोसेक ए प्लस का 1, यानी कि दोनों मिलकर क्या बन गए, ये कोसेक ए माइनस का 1 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर ए बन जाएगा। और ये क्या था, टेन स्क्वायर ए था। इसमें आप अगर वैल्यू पुटिंग करते तो भाई कोई मतलब नहीं था इस चीज का। ठीक है, और इधर यहाँ पर देखते कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, यानी कि इसमें प्लस का 4। देखते ही आपको समझ में आना चाहिए, हर जगह वैल्यू पुटिंग भी नहीं, जहाँ ऐसे ही आसानी से हो रहा है। ये सवाल ये तो आसान था भाई। इधर करेंगे सबसे पहले आप 4 चौको 16, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 16 आ गया। इधर करेंगे तो 64 हो गया, तो 8 2 64, 8 3 24, ये पूरा कट जाएगा। 8 माइनस का 16 यानी कि माइनस का 8। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, इसे इतने इतने परसेंट की 3 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, 2800 पर पहले 15% की छूट यानी कि 8500, फिर 8% छूट यानी कि 9200, और 5% की छूट यानी कि 9500। यानी कि आप मल्टीपल देखना चाहते देख लेते, लेकिन यहाँ पर ये है कि आप जब तक ऊपर 5 रहेंगे आप यूनिट डिजिट चेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐसी चीज है, वो तुरंत यूनिट डिजिट, क्यों 5 भैया इवन नंबर से बहुत प्यार करता है, वो तुरंत 0 बना लेता है। तो ये हो गया 5 दूनी 10, इधर करेंगे ये 19 हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 4 सत्ते 28 हो गया। अब नीचे 2 जीरो बच रहे हैं, इसका मतलब पॉइंट 2 के बाद आएगा, 1 चला गया। अब यहाँ पर देखो 49, 9 दूनी 18, 8 ने 72, 2 यूनिट डिजिट, आंसर लगा दो। इसके अलावा देखो नंबर को इतने टफ थे नहीं, आप आराम से 17 का भी टेबल याद है, 7 का भी याद है, 19 का भी याद है,
वो वहां से गुणा कर सकते थे। ठीक है, अगला सवाल, तीन संख्याओं का अनुपात इतना है, लघुत्तम समापवर्त इतना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या है? यानी कि हमें कुल मिलाकर चार का मान निकालना था। देखो लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, इन सबका गुणनफल होता है। कहने का मतलब जैसे 5x 7x और 9x लिख लें तो एलसीएम लेना, x तो आ ही जाएगा, x सबसे निकल के आ जाएगा, 5 गुणे में 7 गुणे में 9, यही हमारा एलसीएम हो गया, 12 60 आ गया। ठीक है, तो 9 एकम 9, 9 चौक 36 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20 यानी कि 4 आ गया। तो यहाँ पर हमें 4x का मान चाहिए था। ठीक है, आसान था बिल्कुल। एक कंपनी में कार्य करने वाले वाणिज्य विज्ञान और कला स्नातकोत्तर की संख्याएं क्रमशः इतनी इतनी है, आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो वाणिज्य स्नातकोत्तर के लिए संगत कोड, तो किसके लिए कह रहा था, वाणिज्य, वाणिज्य यानी कि 40। तो 8 4 12 6 18, 160 का मान 360 दिया गया था। भाई पूरा पाई चार्ट इस तरीके से बना होगा कुछ, तो यहाँ पर पूरे का तो मान 180 बराबर 360 हो गया, और हमें ये निकालना था। तो 18 दूनी 36, 40 दूनी 80। अगला सवाल, एक परिवार में 7 चचेरे भाइयों का भार इतना है, माध्य का भार ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो कितने नंबर हैं यहाँ पर, 3 3 6 और एक 7 नंबर हैं, यानी कि 3 एक तरफ रहेंगे, 3 एक तरफ, बीच वाला में नंबर निकालना। लेकिन आपको या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 3 नंबर देख लेंगे, चौथा नंबर जो आएगा भैया आंसर हो गया। तो सबसे पहले नंबर पर तो ये आ गया, ठीक है, दूसरे नंबर पे ये आ गया, तीसरे नंबर पे ये आ गया, चौथे नंबर पे ये आ गया, तो चौथे नंबर पे ही तो आएगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। कहता है ए बी सी ने साथ मिलकर व्यवसाय शुरू किया, जिसमें ए ने 12 महीने के लिए इतने का निवेश किया, बी ने 10 महीने के लिए 8,000 का निवेश किया और सी ने 6 महीने के लिए 12,000 का निवेश किया। एक कार्यकारी सदस्य था जिसके लिए उसे अपने पारिश्रमिक के रूप में लाभ का 20% प्राप्त हुआ। एक वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ इतना था, इस लाभ में सी का हिस्सा कितना है? सबसे पहले तो यहाँ पर देखो 20% की बात कर रहा था, यानी कि जो टोटल रहा ना 14,750, उसमें से 20% एक को चला गया, तो बचा सब में कितना बचा होगा, 80% बचा होगा, जो सब में डिवाइड हुआ होगा ए बी सी तीनों में, 20% तो एक्स्ट्रा ले गया। अब यहाँ पर देखो ए ने क्या किया, 12 महीने के लिए 7,000, सब में 3 3 जीरो हैं तो जीरो हटा ही दो क्योंकि बाद में कट ही जाना है। फिर 10 महीने के लिए 8,000 किया था, फिर सी ने 6 महीने के लिए 12, तो यहाँ पर कर लेंगे 6 से कटेगा क्या, चलो, तो 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8 और इधर 4 तियाँ 12, और तो कुछ छोड़ दो, 7 तियाँ 21 हो गया, 20 हो गया, 6 तियाँ 18 हो गया। इन सबको हम जोड़ लेंगे तो 20 20 40 यानी कि 59 आ गया। 59 का मान देखो, ये तो टोटल था ना, जो 20% तो वो ले गया कौन, ए, और तो तीनों में बाद में कौन सा बचा होगा, 80%, ये 80% का मान हो गया। तो यहाँ पर देखो 25 का गुना हो रहा था, ये मतलब ये इससे पूरा पूरा 25 बार काट रहा था। हमें सी का मान चाहिए था, यानी कि 18 बराबर, तो 25 यानी कि 250 गुणे में 20 चौकू 80, 20 पंजे 100 गुणे में 18 हो गया, यानी कि 5 25, 5 चौकू 20 हो गया, 18 दूनी 36 आंसर। ठीक है, अगला सवाल, 11 परिणामों का औसत इतना है, पहले 10 परिणामों का औसत इतना है, 11वां परिणाम, इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट गुणा कर दो, 660 माइनस का 590, खत्म। अब इसमें आप अगर डिविजन लगा रहे हो फिर बेवकूफ़ी कर रहे हो। दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना, आयतन का अनुपात तो टोटल क्यूब कर देना था, क्योंकि आपको पता है 4/3 पाई R1 क्यूब, और फिर करेंगे 4/3 पाई R2 क्यूब, तो ये तो कट ही जाना, तो डायरेक्ट रेडियस देखनी थी, क्यूब करना था। कह रहा था यदि एक व्यक्ति की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग की 4 गुना है और 6 वर्ष बाद उसकी आयु उसके तीनों बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी हो जाएगी, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? देखो यहाँ पर 3 बच्चे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इनकी अगर एक्स मान लेते हैं तो जो मैन है उसकी कितनी हो जाएगी, योग 4 गुना, यानी कि ये 4x हो गया। अब 6 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ पर तो 6 हो गया, लेकिन इस योग में भैया सबका 6 6 बढ़ेगा, यानी कि 6 तियाँ 18, यानी कि इसके कितनी 2 गुना हो जाएगी, ये कह रहा था। यानी कि 4x + 6 बराबर में 2x प्लस का कितना हो गया, 36 हो गया, तो 4 से 2 गया तो 2x हो गया, और 36 से 6 चला गया तो 30 बच गया, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। हमें इसका मान निकालना था, 4 गुणे में 15, 15 चौको 60। ये भी ऑप्शन से कर सकते थे अगर आप इस चीज़ पे नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि 4 का मल्टीपल
ये तो है नहीं। तो इन्हीं दोनों ऑप्शन से लेके करना था। आसान आपको कौन सा लगता करने में? 60। तो 60 को वेरीफाई आप कर सकते थे। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल। कह रहा था एक पासे को 2 बार फेंका जाता है और एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। पासे पर प्रत्येक बार 5 आने और सिक्के पर प्रत्येक बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर पहले तो हमने एंड, जब वीडियो प्रोबेबिलिटी की अपलोड की थी तो एंड और को स्पेशली आपको बताया था कि एंड का मतलब मल्टीप्लाई और का मतलब प्लस होगा। तो यहाँ पर कह रहा था पासे को प्रत्येक बार 5 आने। देखो पासे को क्या हुआ, कै बार फेंका गया? 2 बार। तो एक बार तो 6 पॉसिबिलिटी होती है नंबर आने के, 1 2 3 4 5 6, 2 बार तो 6 की पावर 2। अब भैया 5 आने की 2 बार फेंका गया है, तो 2 बार 5 आने की एक ही बार तो प्रोबेबिलिटी बनेगी। ठीक है, तो 1 बटे में हो गया 6 की पावर 2। और फिर यहाँ पर पूरा है कि सिक्के का, अब सिक्का 3 बार उछाला गया, 2 की पावर 3, क्योंकि एक बार में हेड टेल आता है, पावर में 3 कर दिया। अब तीनों बार कह रहा था चित आने की, भाई तीनों बार उछाले चित आने की प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। तो यहाँ पर 1 हो गया। तो 1/36 गुणे में 1/8, तो ये आ गया 288। अगला सवाल। ये प्रेक्षण आपको दिए गए थे, कह रहा था 41 और 47 से प्रस्तापित किया जाए तो नई माध्यिका और पिछली माध्यिका के बीच अंतर क्या होगा? सबसे पहले तो एक चीज देखो, ये नंबर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी में लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए? नहीं लिखे हुए, तो सबसे पहले उनको लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर तो लिखे नहीं है। और एक बार काउंट कर लो टोटल नंबर, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11, यानी कि टोटल 11 नंबर हैं। तो 11 नंबर का मतलब है कि जो हमारी माध्यिका रही होगी तो इधर 5 नंबर रहे होंगे और इस साइड हमारे 5 नंबर रहे होंगे। तो सबसे पहले इन 5 को लिखते हैं, भाई इन 5 को लिखते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 35। 35 से छोटा कोई तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 35 से बड़ा चले जाएंगे तो ये आ जाएगा 41। 41 के बाद 46 आ गया, 46 के बाद 48 आ गया, और 48 से बड़ा आ जाएगा हमारे पास 55। ठीक है, तो यहाँ पर माध्यिका 55 हो गई। अब वो ये कह रहा था कि 88 को 93 से और 41 को 47 से प्रस्तावित कर दिया जाए, यानी कि 41 को 47 से, यानी कि ये 41 हटा दिया तो 47 आ गया। ये तो ओल्ड वाली हो गई, ठीक है, पुरानी वाली हमने जो निकाल ली। तो यहाँ पर आ गया 47 हमारे पास, 45 हट गया, और 88 को 93 से। अब भैया एक चीज बताओ, यहाँ पर अगर हमने नंबर इतने ही तो लिखने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बाद में उसके पीछे कुछ भी चेंज करते रहो। यहाँ पर तो माध्यिका यही आ रही। हाँ, अगर वो यहाँ पर ये कर देता कि 88 की जगह 50 कर देता तो हमें 50 यहाँ पर लिखना पड़ता, माध्यिका चेंज हो जाती। लेकिन यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो इधर चेंज कर रहा है, करते रहो। हमें बीच वाला नंबर चाहिए था, यानी कि ये न्यू वाली आ गई हमारी। तो दोनों में क्या डिफरेंस आया? 0। अगला सवाल। एक संख्या 37 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना मिलाकर इतने के बराबर है। छोटी संख्या के 9 गुना का मान दिए, तो ऑप्शन देखते ही आपको आंसर लग जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो 2 भाग a + b बराबर में 37 हो गया, 2 भाग बना लिए। कह रहा था एक भाग का 5 गुना और दूसरे का 11 गुना बराबर में हो गया हमारे पास 227। फिर वो कह रहा था छोटी संख्या का, यानी कि पहले इनको बराबर ही कर लेते, तो 5 इसमें भी गुणे में 5, इसमें भी गुणे में 5, यानी कि माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे तो माइनस का 6 भी आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई कर लेते भाई, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 सत्ते 35, 5 तियां 15 और 3 18 हो गया। यानी कि इधर भी माइनस का 7 से 5 गया 2, 12 से 8 गया तो 4 हो गया, बस खत्म। बी बराबर में क्या आ गया? 6 सत्ते 42। अब देखो 9 सत्ते 63 यहीं पर मिल गया। अब इसके अलावा जब बी बराबर मिल गया तो ए बराबर निकालते, 37 माइनस का 7 यानी कितना आ जाता? 30 आ जाता। समझ में आ गई? यानी कि हमारे पास जो आंसर था वो 7 गुणे में 9 यानी कि 63। अगला सवाल। करा था रत्नेश और विनीत बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं और रत्नेश पहले दिन काम शुरू करता है तो संपूर्ण काम इतने दिनों में पूरा हो जाता है। यदि रत्नेश अकेले काम का 48 दिनों में पूरा कर सकता है तो विनीत अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? अब ये सवाल ऐसा था, जैसे मान लो अगर नहीं आप पकड़ पा रहे तो ऑप्शन से आप चेक कर सकते थे। ठीक है, आप 60 के साथ 48 कंपेयर कर देते, इसको सेटिस्फाइड करना पड़ता बस, चाहे 60 के साथ करते चाहे 64 के साथ, अगर टाइम बचता अच्छा खासा निकल आता। सबसे पहले देखो रत्नेश ने काम किया, फिर विनीत ने किया। देखो पहले तो पेयर बने होंगे, उसके बाद सही बटे वाला नंबर आता है, यानी कि 27 27 दोनों ने काम कर लिया होगा। उसके बाद जो 3/4 काम वो किसने किया होगा? वो रत्नेश ने, क्योंकि तभी तो रेशियो यहाँ पर बना। और अगर पेयर बन जाता तो फिर दूसरे वाले में चला जाता,
यानी कि यहाँ पर देखेंगे 27 चौकू 108 और 3 जोड़ देंगे 111 बटे में 4 दिन इन्होंने काम किया, 27 इन्होंने। रत्नेश 48 दिनों में काम करता है, यानी कि हमने मान लिया वो 48 दिन में एक काम करता है, पूरा काम है ये, एक काम जो कि क्या है, पूरा है। तो भैया 111 बटे में 4 दिन में कितना काम करेगा, 1 बटे में 48 गुणे में 111 बटे में 4 हो गया, यानी कि 111 बटे में 192 काम किया उसने। टोटल काम कितना था हमारे पास, एक काम था, यानी कि एक माइनस का 1 बटे में 192 काम। तो ये रत्नेश ने कर लिया, एक में से हम हटा दे रहे हैं, 2 से 1 गया 1, 9 से 1 गया 8 हो गया, यानी कि 81 बटे में 192 काम ये विनीत ने किया। कितने दिन में, 27 दिन में। यानी कि 81 बटे 192 काम विनीत कर रहा है 27 दिनों में। तो 27 इतना काम कर रहा था, अब पूरा काम एक करवाना है विनीत से, यही तो बोला है, तो हम पूरा काम करवा ले रहे भाई। 27 बटे में 81 गुणे में 192 हो गया, 27 तिया 81, 3 छक 18, 3 चौको 12 आंसर। ठीक है, नहीं या तो फिर ऑप्शन पकड़ लेते भाई 60 48 या 60 के साथ 64 आंसर है हमारे सामने, तो अभी हम इसी से कर लेते, करना एक एक पड़ता ही। तो सबसे आसान 60 64 थे, आप इन्हीं को सबसे पहले पकड़ते। तो 16 हो गया, 16 3 48, 16 चौकू 64, यानी कि 12 और आ जाएगा। इनकी इफिशियंसी 4 हो गई, इनकी इफिशियंसी 3 हो गई। अब भैया सबसे पहले तो कितने कितने किया रत्नेश ने, फिर 3 हुआ, यानी कि 4 3 7 काम हो गया, कितने दिन में, 2 डेज में हो गया। यानी कि इधर करेंगे 12 चौक 12 छंग 72, हाथ से लगा 7 हो गया, 12 कम 12 7 19, 192। यानी कि हम 7 के साथ इसमें कितना पास जा सकते हैं, तो इधर देखेंगे 7 चौक 28, 7 दूनी 14 किया तो 5 बचा, इसमें भाग कर रहे हैं 192 में, 7 दूनी 14 5 बचा, 7 अट्ठे 56 ज्यादा हो जाएगा, 7 7 49, यानी कि हम 27 गुना कर पा रहे हैं उसका, 27 गुना। तो इधर भी 27 गुना करेंगे तो ये 54 दिन हो गया, और अभी भी 3 काम बच रहा था भाई, 189 ही तो आया था, हमने 27 का 7 में गुणा किया, 3 काम बच रहा था। अब 3 काम कौन करेगा, कि फिर से रत्नेश का नंबर, तो 54 से ही 3 बटे 4 सेटिस्फाइड हो जाता। ठीक है, तो वो आपको ऊपर है, आप कैसे करते हैं। अगला सवाल, 2400 मीटर की दौड़ में तरुण हरि को 60 सेकंड की शुरुआती बढ़त देता है और फिर भी उसे 40 सेकंड से हरा देता है। यदि हरि की चाल 6 मीटर प्रति सेकंड है तो तरुण की चाल। देखो सवाल बहुत आसान था, आप चाहते तो ऑप्शन से भी कर सकते थे, वैसे भी देखो ये डिस्टेंस तो फाइनल हो गई। हमने यहाँ पर देखा तरुण, तरुण को ये यहाँ पर टी सेकंड में जा सकता था, ये टी सेकंड में, लेकिन जो हरी था वो टी प्लस का 60 सेकंड में जा सकता था, क्योंकि 60 सेकंड की बढ़त मिल गई कि भैया तुम इतनी देर ज़्यादा दौड़ सकते हो। लेकिन नहीं, फिर भी वो 40 सेकंड से हार गया, यानी कि सेम डिस्टेंस उसको इसमें 40 सेकंड और ज़्यादा लग गया, यानी कि टोटल हरी को टाइम इतना लगा। समझ में आ गई, यानी कि हरी को अगर हम देखते 2400 जाने में, वैसे टाइम कितना लग रहा है, 400 लग रहा। ये मान किसका है, टी प्लस का 60 प्लस का 40 का, यानी कि टी बराबर क्या आ गया, 300 आ गया। यानी कि तरुण की चाल चाहिए थी, तो 2400 बटे में 300, यानी कि आंसर आ गया 8। अगला सवाल, अच्छा ऑप्शन से तो नहीं बताना, जैसे ऑप्शन से क्या था, जैसे 6 चौक 24 किया, ये 400 आ गया था, ये आ गया था हरी का। और फिर अगर जैसे सबसे आसान ऑप्शन 8 ही था, तो यहाँ पर 2400 में भाग करते 8 से, तो 8 2400 आ जाता, ये इसका आ जाता। अब एक चीज देखो भाई, हरी 400, ये 300 में जा रहा है, यानी कि इससे 30 सेकंड 60 सेकंड बढ़त मिली, 60 ज्यादा कर सकता था, और इसने 40 से हरा दिया, यानी कि हरी को इतना ही टाइम और लग गया। देखो 400 यहाँ पर भी बराबर हो गया। तो समझने के ऊपर आप जैसे समझ सकते हो। पी क्यू आर अंदर के अंदर इतना है। अब बताओ ये भी सवाल अगर चित्र बना के कर रहे होगे तो फिर तो गड़बड़ है ना। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। क्यू ए आर का मान ये 116 दिया गया था, और यहाँ पर हमसे इसका मान पूछा गया। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो कि अगर इसको जैसे अल्फा मानते हैं, ठीक है, तो अल्फा बराबर क्या होता है, 90 प्लस का थीटा बाई में 2 होता है, यही होता है। तो आप जब सवाल करते हो ना, तो ऐसे मत किया करो हर चीज लिख रहे हो, हर चीज लिख के नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है। जैसे ये 116 और 90 था, डायरेक्ट डिफरेंस आपको आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर करते हैं 2 26 आ जाता, 26 दूनी 52, डायरेक्ट आंसर। समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आपने चीजें लिख के करी इस तरीके से, तो इसमें टाइम चला जाता है, ये प्रोसेस आपके दिमाग में होना चाहिए। ये चीजें हो जाती हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये मत समझना हवा में ही चल रहा है, टाइम इसी में सेव होता है। ठीक है, अब यहाँ तो पेपर ही आसान था, फिर तो छोड़ ही दो। 6a² बराबर में दिया गया था 1728, यानी कि इधर करेंगे तो 6 दूनी 12, 5 बच गया, 6 48, 6 48, यानी कि a बराबर में 144 गुणे में 2 हो गया,
ए स्क्वायर, ये तो ए बराबर में 12√2। अब आयतन निकालना है भाई, तो 12 का क्यूब 1728, ये तो पता ही होगा आपको, ऊपर लिखा भी था। इंटू में 2 इंटू में √2 हो जाता है, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 दूनी 4 1 5 हो गया, 17 दूनी 34 √2। ये सवाल था भाई। अगला सवाल कह रहा था ABCD एक समलंब है जिसमें ABCD के समानांतर है तथा E और एवं F उन भुजाओं ADBC के मध्य बिंदु हैं जो समानांतर भुजाएं नहीं हैं। यदि EF AB के समांतर है, AB 28 सेंटीमीटर, CD इतनी दी गई थी, तो EF का मान हमें बताना है। तो भैया बना लेते हैं समलंब। समलंब A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। AB हो गया 28, CD हो गया 18 और EF यानी कि यहाँ से इसको मिला देते हैं, ये इस पे पॉइंट थे, ठीक है। AD पर पॉइंट था E, BC पर पॉइंट था F, और क्या थे, मध्य बिंदु थे। यानी कि मध्य बिंदु जैसे ही बोल दिया आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता होगा। 18 प्लस का 28 बटे में 2, यानी कि 2 ने में 18, ये 14 हो गया, यानी कि 23 आंसर। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे था। अगला सवाल, मध्य बिंदु बोल दिया इसलिए, ठीक है। 5 पूर्णांकों का औसत इतना है, प्रथम 4 पूर्णांकों का औसत 5वें पूर्णांक का 50% है, तो 5वां पूर्णांक क्या है। देखो कह रहा था 5वें पूर्णांक का 50%, 50% मतलब यानी कि 1/2, तो 5वां पूर्णांक अगर 2 है तो इनका औसत 1 हो गया। अगर हम इनका सम निकालें, इनका अगर हम सम निकालें तो कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि 4 के साथ था। यहाँ पर 2 ही रहेगा, यानी कि 4 2 6 बराबर, पांचों संख्याओं का सम हो गया। यहाँ पर 48 गुणों में 5 हो गया भाई। यहाँ एवरेज दिया गया था, 5 का गुणा सम बन गया। अब हमें 5वां पूर्णांक चाहिए था, यानी कि 2 बराबर, तो इसका कितना हो रहा था, 1/3 गुना। इसका भी 1/3 गुना कर दो, तो 16 3 48, 16 5 80 आंसर। अगला सवाल, एक बेलन की त्रिज्या इतने सेंटीमीटर है, इसका आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है, बेलन की ऊंचाई कितनी है। देखो भाई, त्रिज्या आपको दी गई थी, आयतन दिया गया था, यानी कि बेलन का आयतन πr²h, आर स्क्वायर का मान 8 गुणे में 8 बटे में पाई गुणे में पाई हो गया, बराबर में क्या दे दिया था, 448 πr²h हो गया, ठीक है। तो एक पाई से आए, एक पाई चला गया, इधर करेंगे तो 8 पन्ना 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56 हो गया। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 7 गुणे में एक पाई बचा हुआ था, 22 बटे में 7, आंसर आ गया 22। अगला सवाल कह रहा था एक खिलौना बनाने के लिए एक बेलन के एक सिरे पर एक अर्धगोला जुड़ा हुआ है और बेलन के दूसरे सिरे पर एक शंकु जुड़ा हुआ है। बेलन, शंकु और अर्धगोले की उभयनिष्ठ त्रिज्या इतनी है, बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का आयतन क्या है। भाई देखो, सबसे पहले तो एक बेलन बना लिया हमने, ये रहा हमारे पास बेलन, ठीक है, ये बेलन, और एक तरफ अर्धगोला है और एक तरफ शंकु, बिल्कुल ठीक बात है। अब वो ये कह रहा था उभयनिष्ठ, यानी कि सबकी रेडियस तो आपको पता होगी 4.2 है, और इसकी हाइट 7, इसकी हाइट 7 दी थी। अब सबका वॉल्यूम देखो, 2/3 πr³ प्लस में यहाँ पर हो गया πr²h बेलन का, प्लस में 1/3 πr²h हो गया। अब इसमें से भाई कॉमन ले लें क्या, πr² ले लेते हैं कॉमन, πr² हो गया कॉमन, तो 2/3 इंटू में 4.2 बच गया। आर का मान डायरेक्ट रख रहे हैं, एच का मान 7 हो गया, 1/3 इंटू में 7 हो गया, ठीक है। तो इधर रखेंगे 22/7 इंटू में 4.2 का होल स्क्वायर, और इधर कर देंगे तो 14 तियाँ 42 हो गया, 1.4, 14 दूनी 28, यानी कि 2.8 हो गया, प्लस का कर बेकार कर दिया वहाँ पर गुणा, चलो कोई नहीं, यहाँ पर करते हैं तो 7 कॉमन ले लेंगे, 3 1 4, यानी कि 7 गुणे में 4/3 हो गया। तो यहाँ पर 7 से अगर देखेंगे तो 7 चौक 28 हो गया, 0.4, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। तो इधर करेंगे 4 तियाँ 12, 1.2 यानी कि 5.2 अपॉन में 3 इंटू में 22 इंटू में 4.2 का होल स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। कहने का मतलब ये होता है कि 50 से 42 8 कम है तो 64 लिख दो, और इतना ही, जितना 50 से कम था 42, उतना ही 25 से कम कर दो, यानी कि 17 64 यहाँ पर डायरेक्ट आ जाता है। 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा 17.64। अब पॉइंट देखो 3 के बाद आना है, और 3 से ये कट भी जाएगा, पहले तो 3 पंजे 15 हो गया, बचा कितना 2, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, यानी कि 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 2 आएगा 3 के बाद पॉइंट, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन भी आसान है, 52 में 13 चौकू 52 आ रहा, 22 का मल्टीप्लाई, 11 का भी देख सकते थे डिविजिबिलिटी,
बस यहाँ पर ये ध्यान रखा करो, कभी कभी ऑप्शन ऐसे दे देता है वो राउंड ऑफ करके ख़त्म कर देता है, फिर वहाँ पर दिक्कत होती है। टाइम हुआ करे तो पूरा कैलकुलेशन कर लिया करो, कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। ठीक है, बाकी अगला सवाल करते हैं। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो राशि बताइए। आसान है भाई, देखो अगर प्रिंसिपल हमारे पास 100 है, बहुत आसान पेपर आ गया भाई मेंस के हिसाब से, और टाइम 6 हो गया, यानी कि यहाँ पर एसआई की बात करें तो 30 हो गया। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट 130, 130 का मान 4160, इंटू में 100 का मान निकालना था, तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39 हो गया, यानी कि 3200 आंसर। अगला सवाल, 11 परिणामों का औसत इतना है और इसका इतना, बहुत खत्म हो गया भाई। ये 9 हो गया, 9 5 14 हो गया, 5 1 6, इधर 580 हो गया, यानी कि इधर 9 आ गया और 14 से 8 गया 6, खत्म हो गया। डायरेक्ट गुणा करो, ऐसा नहीं कि इसमें भी डेविएशन लगा रहे हैं। अगला सवाल, संदीप एक ओवरकोट इतने में बेचकर 22% का लाभ अर्जित करता है, ओवरकोट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई इतने में बेचकर 22% का लाभ, यानी कि उसने 100 की चीज़ 122 में बेची है, तो 8540 हो गया और ये पूछा गया था, खत्म हो गया सवाल। अब ऑप्शन का सारा ले लो, देखो 7 से सीधा सीधा दिख रहा था क्योंकि 22 सत्ते 84 होता है, 12 सत्ते 84, तो यहाँ पर 7 बार चला जाएगा, यानी कि 7000 आंसर। अगला सवाल, पहले 3 वर्षों के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के मूल्य में इतने इतने की कमी हुई, 3 वर्ष बाद मशीन का क्रय मूल्य कितना होगा, प्रारंभ में इतना है। देखो यूनिट डिजिट से हमारा काम चल रहा है ना, हम आसानी से कर लेंगे, खत्म हो गया सवाल। ये तो 95 हो गया बटे में 100, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो हमने इसलिए जीरो नहीं काटे क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर कैलकुलेशन में आसानी होगी, अगर नहीं पता तो देखो भी पता लग जाएगा। अब सबसे पहले देखो ये 0 से 0 चला गया, एक और 0 चला गया। अब आपको पता है एक 5 इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, 25 चौकू 100 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो गया। अब आपको एक चीज़ पता है, 0 तो कहीं से भी एक नहीं दिख रहा, और इवन नंबर के साथ आप चाहे ऑड का गुणा कर लो चाहे किसी का भी, क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। खत्म हो गया सवाल, यहीं पर कुछ भी नहीं करना था कैलकुलेशन। बाकी यहाँ पर देखो ये 19 बचा था, यहाँ पर 19 पना 95, 17 पना 85 हो गया, तो 2 गुणे में 19 गुणे में 9 गुणे में 17 करते, 7 नेम 63 हो गया, 3 नेम 27 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया आंसर। ठीक है, अगला सवाल। अब इस सवाल में सिंपल जेड 0 कर लो भाई, बाई 0 करोगे तो यहाँ पर मान ऑप्शन सेम मिल जाएंगे, इसलिए कर रहा हूँ जेड को 0। तो जेड बराबर 0 पुट कर दो, यानी कि ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, तो 25y² प्लस में 4y², यानी कितना आ गया, 29y², डायरेक्ट आ गया। ठीक है, चलो फिर ये CHSL मेंस के टोटल 30 सवाल थे, काफ़ी आसान पेपर था। ठीक है, एक आध सवाल थोड़े से अच्छे थे, बाकी कुछ ऐसा टफ नहीं था कि आप अगर मेंस का पेपर देने जा रहे हो आप इतना आसान तो एक्सपेक्ट नहीं करते होंगे। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा सोल्यूशन कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।